माधवपुर गांव में मधु अपनी दादी के साथ रहता था। बचपन में ही माँ बाप गुजर जाने से मधु का दादी के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। मधु बचपन से ही बहुत आलसी था। वो हमेशा दिन भर अपने कम उम्र के बच्चों के साथ खेलता, सारा दिन गांव भर घूमता फिरता। बस खाना पीना, घूमना, खेलना और चुपचाप सोए रहना। इस वजह से उसकी दादी बहुत परेशान थी। दादी मधु को हमेशा चिल्लाती रहती थी, कुछ काम करने के लिए कहती, लेकिन वो अपनी दादी की एक नहीं सुनता था। बेचारी दादी इस उम्र में क्या करती। मधु की दादी गांव में दूसरों के घर बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और उसी से मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से वो अपना और अपने पोते का गुजारा करती थी। लेकिन समय के साथ आने वाले बुढ़ापे के साथ अब उसे पहले जैसा काम नहीं होने लगा। इस वजह से उनकी परिस्थितियां पहले से भी बहुत खराब हो गई। तभी एक दिन दादी ने मधु को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बचपन में ही तुम्हें छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हें दूसरों के घर बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा लगा के बड़ा किया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम अब बड़े हो गए हो। जल्दी से यहीं कहीं कुछ काम ढूंढ लो। बच्चों के साथ दिन भर खेला मत करो। मधु को उस रात नींद नहीं आई। दादी की बात अब जरा जरा उसके दिमाग में बैठने लगी। उसे अब सचमुच कुछ काम करके कुछ कमाने का विचार मन में आने लगा। अगली सुबह मधु जब घर से निकल पड़ा, तभी अचानक, अरे बिरजू, तू तो अपनी मौसी के यहाँ शहर पढ़ाई करने गया था ना? अब गांव कैसे आना हुआ? तू तो एकदम सा बदल गया है। ये नई साइकिल, कपड़े, जूते, ये सब कैसे? मधु, मैंने अपनी पढ़ाई कर वही शहर में अच्छी नौकरी ढूंढ ली और वहीं पर रहकर नौकरी करता हूँ। अब मैं महीने की अच्छी तनख्वाह लेता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। अपने मित्र की चमक धमक देखकर मधु के मन में भी शहर जाकर नौकरी करने का ख्याल आता है। दादी, मुझे सचमुच लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर नौकरी करूँ। लेकिन मधु, तुम्हें कोई किसी काम का अनुभव नहीं है, ना ही तूने पढ़ाई की है। तू वहाँ जाकर क्या करेगा? तू बस यहीं कहीं कुछ काम देख लो। नहीं नहीं दादी, मैं शहर जाकर कुछ न कुछ तो काम करूँगा ही। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मधु अपनी जिद पर अड़ा रहता है और किसी न किसी प्रकार अपनी दादी को मना लेता है और अगली सुबह रोटियां बनाकर देने के लिए कहता है। सुबह होते ही दादी रोटियां बनाने के लिए लगती है। रास्ते में भूख लगने पर खाने के लिए कुछ रोटियां पोटली में बांधकर मधु के पास देती है। मधु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसे शहर जाने के लिए रास्ते में एक विशाल जंगल से गुजरना होता है। मधु को जंगल से गुजरते गुजरते काफी वक्त होता है और शाम हो जाती है। मधु अकेला जंगल में डर जाता है। अरे, घर से निकले काफी समय हो चुका है, शाम भी ढल चुकी है। अब कैसे भी करके आज की रात मुझे इसी जंगल में काटनी होगी।
ऊपर से रात होते ही जंगल के खूंखार जानवर शिकार करने के लिए बाहर निकल पड़ेंगे और गलती से अगर मैं उनके सामने आता हूँ तो वो मुझे तुरंत मारकर खा लेंगे। इससे अच्छा मैं यही कहीं अच्छी जगह छिप कर बैठता हूँ। तभी उसे एक बड़ी गुफा नजर आती है। तुरंत ही मधु उस गुफा की तरफ बढ़ता है। मधु गुफा के द्वार तक पहुंचता है, लेकिन गुफा के अंदर बहुत अंधेरा होने के कारण वो और भी डर जाता है। हे राम राम राम, अंदर तो कितना घना अंधेरा है। ऐसा करता हूँ, मैं यही द्वार के पास बैठता हूँ। मधु गुफा के द्वार के पास ही बैठ जाता है और दादी ने पोटली में बांध कर दी रोटियां छोड़ने लगता है। मधु को यह पता नहीं चल पड़ा कि और कितना समय शहर पहुंचने में लगेगा। उसे यह प्रश्न पड़ता है कि सारी रोटियां एक साथ खा लूं या आगे भी कुछ बचा कर रख लूं। इसी विचार से वो दादी ने दी रोटियां जोर जोर से गिनने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं या सभी एक साथ खाऊं। दरअसल मधु के दादी ने 7 रोटियां उसे रास्ते में खाने के लिए पोटली में बांधकर दी थी। इस प्रकार 2-3 बार मधु जोर जोर से रोटियां गिनने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसी गुफा के अंदर 7 जिन रहा करते थे और उसकी यह रोटियां गिनने की आवाज सुन रहे थे। अरे, ये कौन आया है गुफा के बाहर, जो हम सभी सातों जिन को एक ही बार में खाने की बात कर रहा है। लगता है ये जो कोई भी है वह हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्रकार डर के मारे सारे जिन आपस में बातें करने लगते हैं। तभी और एक बार मधु की आवाज सुनते हैं। 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ या सभी को एक साथ ही खाओ। अब सातों जिन पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनसे भी ताकतवर उन्हें खाने आया है और वो अंदर से आवाज देने लगते हैं। हे दयालु, भगवान के वास्ते हमें मत खाओ। अरे, यह तो रोटी की आवाज है। यह कब से बोलने लगी? मधु को लगता है कि रोटी उसके साथ बातें कर रही है और वो और घबरा जाता है। डर के मारे फिर से जोर जोर से कहता है, नहीं नहीं, आज तो मैं तुम सातों को एक साथ ही खा जाऊंगा। अब सभी जिनों को पक्का यकीन होता है कि कोई उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली एक साथ ही उन्हें खाने आया है। तभी सारे जिनों का सरदार गुफा के बाहर आता है। हे मेरे आका, हमें मत खाइए। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिनके पास क्या मांगते हैं उसे उसका कुछ आता पता नहीं था। तभी अचानक बचपन में उसके दादी ने सुनाई हुई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी याद आती है। बताइए मेरे आका, क्या चाहिए आपको? ऐसा करो, एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मुझे दे दो। तुरंत ही जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है। तभी उसके हाथ में एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी प्रकट होती है। जिन मधु के हाथ में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थामकर फिर से वापस गुफा में चला जाता है। मधु सुबह होने तक वही गुफा के द्वार पर मुर्गी को हाथ में थामकर बैठ जाता है। जैसे ही सुबह होती है, मधु मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और वो शहर न जाते फिर से वापस मुर्गी को लेकर अपने घर लौटता है।
कुछ समय बाद अरे ओ मधु, तू वापस आ गया। मुझे पहले से ही यकीन था कि तू वापस जरूर आएगा। मैंने तुम्हें यहीं रहकर कुछ काम करने के लिए कहा था, फिर भी मेरी एक नहीं मानी। शहर जाकर काम करना तेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार दादी उसे ताने देने लगी। दादी, मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लाया हूँ। अब हम सोने के अंडे बेचकर अमीर हो जाएंगे। मधु, तू क्यों अपने दादी से झूठ बोल रहा है? ऐसी कोई मुर्गी वर्गी नहीं होती। नहीं दादी, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। अगर ऐसा है तो दिखाओ, कहाँ पर है मुर्गी और उसके सोने के अंडे? दादी, थोड़ा सब्र करो, कल सुबह तक पता चल जाएगा। अगली सुबह मधु जल्दी से उठ जाता है और मुर्गी के पास देखने चला जाता है। सचमुच यह तो चमत्कारी मुर्गी है। यह तो सच में ही सोने के अंडे देती है। मधु उस मुर्गी को देख ही रहा था, तभी वहां पर उसकी दादी आती है। मधु बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। जल्दी से उन अंडों को सुनार के पास लेकर जाओ और उन्हें बेचकर पैसे लेकर आओ। देखते ही देखते मधु और उसकी दादी अमीर बनते हैं। मुर्गी रोज उसे 4 सोने के अंडे देती थी। फिर मधु की शादी उसी गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी के साथ होती है। अब तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब सभी लोग सो रहे थे, तभी एक चोर उनके घर घुस जाता है। चोर को सामने एक साधारण सी मुर्गी दिखाई देती है और बगल में सोने के अंडे दिखाई देते हैं। सुबह जब मधु मुर्गी के पास जाता है तो वो चौंक जाता है। उसकी मुर्गी वहां से गायब थी। मधु मुर्गी के गायब होने पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी दादी उसके पास पहुंच जाती है। मधु सारी हकीकत अपने दादी को बताता है। तभी दादी ने उसे एक सुलझावा दिया। अगली सुबह मधु अपनी पत्नी को 7 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर देने के लिए कहता है। मधु रोटियां लेके उसी रास्ते जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ समय चलने के बाद वो उसी गुफा के पास पहुंच जाता है। उसी दिन की तरह गुफा के द्वार पर बैठकर फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं या सभी एक साथ खाऊं? मधु की यह बात सुनकर सभी जिन फिर से एक बार घबरा जाते हैं। सरदार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये वही तो शक्तिशाली नहीं जो पिछली बार हमें खाने आया था। जिनों का मुखिया तुरंत ही गुफा के बाहर आता है। हमें मत खाइए मेरे आका, हुक्म कीजिए, मुझे आपकी क्या सेवा करनी है। पिछली बार जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी थी, वो कोई चोर चुरा कर ले गया है। जिन हंसकर बोलता है। बस इतनी सी बात है मेरे आका। जिन अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र कहने लगता है। तभी उसके हाथ में एक सोने की जादुई लाठी प्रकट होती है। मेरे मालिक, आप इस सोने की जादुई लाठी को लेकर जाइए और आपके मन में जो कुछ करने की इच्छा होती है, एक बार बस उसको बता दो। ये पूरा काम करेगी, आप और आपके परिवार की रक्षा करेगी। इतना कहकर वो जिन गुफा में चला जाता है। मधु लाठी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसी रात सोने से पहले मधु एक बार लाठी को उठा लेता है और कहता है कि मेरे और मेरे घर वालों के अलावा अगर कोई दूसरा इस लाठी को उठाएगा, उसे मार मार कर घायल कर देना, उसका सर फोड़ देना और तब तक करते रहना जब तक वो अपना गुनाह कबूल करे
और चुराई हुई चीजें मुझे वापस लौटा न दे। फिर मधु उस लाठी को अपने तकिए के पास रखकर सो जाता है। उसी रात सब लोग सो जाने पर लालच के चक्कर में वही चोर फिर से चोरी करने मधु के घर में आता है। इधर उधर देखने के बाद उसे एक सोने की लाठी नजर आती है। जैसे ही चोर लाठी को हाथ लगाता है, वो लाठी हवा में उड़कर उसे मारने लगती है। चोर घबराकर घर से बाहर भागने लगता है, लेकिन लाठी उसका पीछा करती रही, उसे मारने लगी। लाठी ने चोर को बहुत पीटा। मुझे क्षमा कर दो, अब बस भी करो। मैंने ही मधु के घर से सोने की अंडे देने वाली मुर्गी चुराई है। मैं उसे तुरंत ही वापस कर देता हूँ, मुझे छोड़ दो। सोने के लाठी ने उसे छोड़ दिया और वो मधु के पास चली गई। अगली सुबह चोर मुर्गी और सोने के अंडे लेकर मधु के घर पहुंच जाता है। चोर मुर्गी को मधु के हाथ में थामकर क्षमा की याचना करता है और आइंदा से चोरी न करने का वादा करता है। उस दिन से फिर से मधु और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।